गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो कल हमने आपको रोमन साम्राज्य के बारे में बताया था। तो रोमन साम्राज्य का जो प्रारंभिक रोमन साम्राज्य जो युगीन समय था, तो उसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। आज हम सभी लोग उत्तर रोमन साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, उत्तर रोमन साम्राज्य, उत्तर रोम साम्राज्य। उत्तर रोम साम्राज्य समय देख लीजिए 285 एडी से लेकर 476 एडी तक। यानी जो पूरा रोम साम्राज्य है 14 एडी से लेकर के 476 एडी तक है, जिसमें से 14 एडी से लेकर के 285 एडी तक प्रारंभिक रोमन साम्राज्य है और 285 एडी से लेकर के 476 एडी तक जो है आपका उत्तर रोम साम्राज्य। तो आज हम लोग उत्तर रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर रोम साम्राज्य में हम लोग देखेंगे कि यहां पर दो महान शासक हुए और जो प्रारंभिक रोम साम्राज्य था उसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से वहां का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो जीवन था वो किस तरीके से था, व्यापार और वाणिज्य वहां पर किस तरीके से था। लेकिन हुआ क्या कि 285 तक आते आते जो प्रारंभिक रोमन साम्राज्य था वो लड़खड़ाने लगा और कोई ऐसा अच्छा राजा नहीं आया वहां पर जो रोम साम्राज्य को जो है सुदृढ़ता प्रदान कर सके, उसको केंद्रीकरण प्रदान कर सके। तो इस स्थिति एक ऐसी आ गई थी कि 285 एडी आते आते पूरा रोमन साम्राज्य था जो विघटन की ओर चल चुका था, यानी विघटन होने लगा था। उसके जो प्रांत थे उन प्रांतों में विद्रोहों की भावनाएं प्रज्वलित हो चुकी थी, जगह जगह विद्रोह होने लगे थे और जनता जो थी वो असुरक्षित हो चुकी थी। ऐसी कंडीशन में एक शासक निकल करके आएगा और वो पूरे उत्तर रोम साम्राज्य में पहला ऐसा शासक होगा जो फिर से पूरे उत्तर रोम साम्राज्य को एकीकृत करेगा, केंद्रित करेगा। इसलिए उस शासक को महान शासक की संज्ञा दी गई। तो दो ऐसे शासक हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन प्रथम शासक जो 285 एडी में आएगा जिसका नाम है महान सम्राट डियोक्लेशियन। देखिएगा, महान सम्राट, इसने रोमन साम्राज्य के जो विघटन का जो समय था उसको रोककर उसको एक केंद्रीय शासन प्रदान का स्वरूप प्रदान किया, इसलिए इसको महान संज्ञा दी गई है। यानी जो महान शब्द है इसके साथ में वो जोड़ दिया गया है। तो महान सम्राट डियोक्लेशियन, महान सम्राट डियोक्लेशियन, आज हम लोग इनके बारे में अध्ययन करेंगे। समय सीमा भी इनका देख लीजिए, 285 एडी से लेकर 305 एडी तक ये इनका समय सीमा है, यानी पूरे 20 वर्ष ये शासन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानेंगे। इनके पिता का नाम जान लेते हैं हम लोग। पिता, इनके जो पिता है जिनका नाम है डालमेशियस, पिता का नाम है डालमेशियन, पिता है डालमेशियन। और जब ये सेना में थे, प्रारंभ जो था उन्होंने प्रारंभिक समय इन्होंने सैनिक के रूप में प्रारंभ किया। सैनिक के बाद इन्होंने वहां पर कांसुलेट का पद प्राप्त किया, यानी कांसुलेट के पद पर पहुंचे और कांसुलेट के पद पर पहुंचते पहुंचते ये प्री काउंसिल के पद पर पहुंचे। प्री काउंसिल ये कौन सा पद होता है? ये होता है शाही अंगरक्षक जो होते हैं, शाही अंगरक्षक सेना के सेनापति का पद होता है, सेनापति का पद होता है और उसके बाद फिर ये सम्राट बन जाएगा। इस प्रकार 385 एडी में डियोक्लेशियन जो है वो उत्तर रोमन साम्राज्य प्रारंभ होगा तो उसका प्रथम सम्राट बनेगा और ऐसे महान महान कार्य करेगा जो है वहां पर ये महान सम्राट की संज्ञा दी जाएगी।
जो उत्तर रोमन साम्राज्य जो विघटन की प्रक्रिया में था उसको रोकने का काम करेगा, उसे एक केंद्रीकृत शासन का स्वरूप प्रदान करेगा, एक शक्ति के ढांचे में उसको ढालने का कार्य करेगा। महान सम्राट डियोक्लेशियन उत्तर रोम साम्राज्य यानी जो प्रारंभिक रोमन युगीन साम्राज्य था उसको विघटन होने का जो है कार्य जो रोकेगा और उसे एकता या जो है सुदृढ़ता प्रदान करेगा। एक व्यक्ति हुए हैं देखिए जिनका नाम है बिल ड्यूरेंट। बिल ड्यूरेंट, इनके बारे में जान लें। इन्होंने क्या कहा है महान सम्राट डियोक्लेशियन के बारे में कि जो महान सम्राट डियोक्लेशियन है ये आगस्टस, सम्राट आगस्टस की तरह है, कि जिस तरीके से सम्राट आगस्टस ने रोम का साम्राज्य विस्तार किया, यानी साम्राज्य का जो निर्माण करने का काम है वो आगस्टस ने किया, और आरेलियन ने इसे सुरक्षित करने का कार्य किया, सुरक्षित करने का कार्य किया। तो डियोक्लेशियन ने इसका पुनर्निर्माण करने का कार्य किया, पुनर्निर्माण करने का कार्य किया। ऐसा विल ड्यूरेंट ने कहा। विल ड्यूरेंट ने सम्राट डियोक्लेशियन के बारे में कहा कि जिस तरीके से जो उत्तर रोम साम्राज्य चला उसमें साम्राज्य निर्माण का कार्य आगस्टस ने किया, साम्राज्य को सुरक्षित करने का कार्य आरेलियन ने किया, तो साम्राज्य को जो पुनर्निर्माण करने का कार्य है वो डियोक्लेशियन ने किया, इसलिए इसको महान की संज्ञा दी जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या कार्य थे। हम लोग महान सम्राट डियोक्लेशियन के कार्य को देखेंगे। तो पहला कार्य तो हम लोग इसके बारे में ये कहेंगे कि जो प्रारंभिक रोमन युगीन साम्राज्य जो विघटन की स्थिति में था तो इसने इस साम्राज्य को विघटन रोकने का कार्य किया, यानी साम्राज्य को विघटित होने से रोका, यानी रोकने का कार्य किया। और जो दूसरा कार्य इन्होंने किया है वो साम्राज्य को केंद्रीकृत करने का कार्य किया, यानी जो साम्राज्य था वो पूरा केंद्रीकृत करने का कार्य किया, यानी जो साम्राज्य था उसको केंद्रीकृत कर दिया। तो अब हम लोग महान सम्राट डियोक्लेशियन के कार्यों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला कार्य, सम्राट की स्थिति को सुदृढ़ करना, क्योंकि जब प्रारंभिक युगीन रोमन साम्राज्य चल रहा था तो उसका विघटन इसीलिए हुआ क्योंकि जो उसके शासक थे वो अयोग्य थे, और किसी भी सल्तनत या किसी भी देश या किसी भी राज्य का विघटन तभी होता है जब वहां पर अयोग्य शासक हो जाते हैं। तो अयोग्य शासक हुए थे तो जनता जो थी उनके बीच में जो राजा की जो एक छवि थी वो एक अयोग्य शासक के रूप में थी। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने सबसे पहले सम्राट की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। तो देखिए इसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इसने क्या किया, जो स्वेच्छाचारी शासन था, स्वेच्छाचारी शासन को सुदृढ़ता प्रदान की, यानी इसने कहा कि अब जो शासन है वो मेरी और सिर्फ मेरी इच्छा से चलेगा। राजा के दैवीय अधिकारों का प्रयोग किया, राजा के दैवीय अधिकारों का प्रयोग कर जनता से सम्राट की पूजा करवाया,
सम्राट की पूजा का विधान शुरू किया, विधान प्रारंभ किया। अर्थात जो जनता जो राजा को मानती नहीं थी, सम्राट को मानती नहीं थी, इसने जनता को बताया कि जो राजा होता है वो देवत्व का पद होता है, यानी देवता, यानी जो ये पद है इसको ईश्वर द्वारा बनाया गया है। तो इस पर जो बैठने वाला व्यक्ति है उसमें देवता का अंश होता है, अर्थात जो पृथ्वी का देवता वो राजा होता है, तो इसलिए इसकी पूजा करनी चाहिए। तो इसने जनता में इस बात को क्लियर रूप से मैसेज दिया कि मैं ही देवता हूं और मेरी पूजा करो, यानी सम्राट की पूजा करो। तो जनता में इस चीज को उसने प्रस्थापित करने का काम किया कि राजा की जो दैवीय अधिकार है, ठीक है, उसमें जो है जनता की पूजा की जाए, सम्राट की पूजा की जाए जनता द्वारा। इसके अलावा इसने क्या किया, सम्राट के पद को सुशोभित किया, सम्राट के पद को सुशोभित किया। आभूषण पहनकर वो जनता के सामने सम्राट उपस्थित हुआ, बिल्कुल बेहतरीन राजा की बात। आभूषण पहनकर जनता के समक्ष उपस्थित होना, जनता के समक्ष उपस्थित हुआ, उपस्थित होना। और जो पारसिक राजा थे, पारसिक सम्राट, इनकी भांति इसने राज दरबार सजाया। जिस तरीके से जो पारसिक सम्राट होते थे वो राज दरबार को बढ़िया से बेहतरीन तरीके से सुसज्जित करते थे, डेकोरेट करते थे, उस तरीके से इसने पारसिक सम्राटों के बाद इसने राज दरबार को सजाने का कार्य किया। जनता के सामने आभूषण पहनकर आया, पारसिक सम्राटों के बाद राज दरबार को इसने जो है उपस्थित किया। और इसने एक नया धर्म चलाया था, जुपिटर कैपिटलिनस, नया धर्म चलाया, जुपिटर कैपिटलिनस, और इसको इसने राज्य धर्म भी घोषित किया, राज्य धर्म घोषित किया। और इसने कहा कि इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अन्य धर्म कोई अन्य धर्म अगर अपनाता है, या जो कोई व्यक्ति अन्य धर्म अपना रहा था, उसका इसने कठोरता से दमन किया, अन्य धर्म का कठोरता से इसने दमन किया। और कैपिटलिनस राज्य धर्म को जो है इसने अपना जो है राज्य धर्म इसने आज्ञा किया। कह सकता हूं कि जनता से समस्त अधिकार इसने प्राप्त किए। सम्राट डियोक्लेशियन ने जनता से समस्त अधिकार प्राप्त किए, यानी जितने भी अधिकार राजा के होने चाहिए थे, जितने भी अधिकार उसने इसने जो है जनता से उन जो है अधिकारों को प्राप्त किया। इसने राजकीय चिन्ह धारण किया, और राजा के पास राजकीय चिन्ह तो होता ही है, राजकीय चिन्ह धारण किया। कुल मिलाकर जो सम्राट था उसके पद को इसने सुशोभित करने का काम किया, तो राजकीय इसने चिन्ह धारण किया। और जनता को सम्राट के सम्मुख, यानी सम्राट को दंडवत प्रणाम करना सिखाया। यानी इसने कहा जो राजा है वही सब कुछ है, यानी जो मैं हूं वही सब कुछ हूं, तो जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा वो मुझे दंडवत प्रणाम करेगा। तो इस प्रकार जो राजा की गरिमा होती है, उस गरिमा को सबसे पहले इसने स्थापित किया, क्योंकि इसके पहले जो राजा की गरिमा थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी। इसने सबसे पहले प्रदेशों का विभाजन किया, प्रदेशों को इसने 4 भागों में विभाजित किया। पहला देखिए, पहला है प्रसिया, ग्रेस और मिस्र, इसको मिलाकर के एक प्रदेश बनाया और इसकी राजधानी बनाई निकोमीडिया। निकोमीडिया इसकी राजधानी बनाई, और सम्राट डियोक्लेशियन वो स्वयं यहां पर रहता था, स्वयं यहीं रहा, लिखे स्वयं यहीं रहा, सम्राट स्वयं यहीं रहता था, यानी इसी निकोमीडिया में, उसको बहुत पसंद था। दूसरा अफ्रीका, स्पेन
और इटली, इसको मिलाकर एक दूसरा प्रांत बनाया और इसकी राजधानी बनाई मिलान, राजधानी मिलान बनाई। और यहां का जो गवर्नर नियुक्त किया वो मैक्सिमिलियन को नियुक्त किया, यानी इसको यहाँ का जो है गवर्नर नियुक्त किया और कहा कि तुम यहाँ का शासन देखोगे। तृतीय, डैन्यूब नदी के प्रांत, डैन्यूब नदी के प्रांत और बाल्कन प्रायद्वीप के क्षेत्र को मिलाकर तीसरा प्रांत बनाया। इसकी राजधानी बनाई इसने सर्मियस और यहां का जो सूबेदार यानी गवर्नर नियुक्त किया उसका नाम था गैलेरियस। गैलेरियस को यहां का सूबेदार नियुक्त किया। चौथा नंबर था रोमन साम्राज्य का पश्चिमी भाग। रोमन साम्राज्य का पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, इसकी राजधानी इसने बनाई ट्रेप्स, राजधानी ट्रेप्स बनाई। और यहां का जो सूबेदार नियुक्त किया वो कांस्टेटियस को यहां का सूबेदार नियुक्त किया। सारे प्रांतों की का जो निरीक्षण था वो सम्राट स्वयं करता था, सम्राट स्वयं करता था। और प्रत्येक प्रांत में इसने अपने गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे जो प्रत्येक प्रांत की जो जानकारी थी वो सम्राट डियोक्लेशियन को दिया करते थे, जिससे साम्राज्य को जब इसने प्रांतों में विभाजित किया तो इस प्रकार इसने रोम साम्राज्य को कायदे से यानी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसने इसका संचालन किया। आइए हम लोग इसके तीसरे कार्य के बारे में, अगला कार्य देखें, सीमा की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा एवं आंतरिक शांति, आंतरिक शांति। देखिए इस क्षेत्र में डियोक्लेशियन ने क्या किया, सर्वप्रथम इसने सीमा सुरक्षित की, सीमा सुरक्षित की। और जो आंतरिक विद्रोह थे, आंतरिक विद्रोह, इनको इसने दबाने का कार्य किया। सर्वप्रथम इसने सीमा को सुरक्षित किया और जो आंतरिक विद्रोह थे उनको दबाने का काम किया। एक और विद्रोह जिसका नाम था एकिलियस, जो एकिलियस का विद्रोह था इसको इसने स्वयं दबाया था, सम्राट स्वयं गया था दबाने के लिए, स्वयं दबाया। इसके बाद देखें डैन्यूब का जो विद्रोह था इसको इसने दबाया, डैन्यूब के विद्रोह को दबाया। अफ्रीका के जो बर्बर जाति के लोग होते थे, जो वहां की जो जनजातियां होती थी जो जंगलों में रहती थी, अफ्रीका के बर्बर जाति के लोग के लोगों का विद्रोह, लोगों का जो विद्रोह था इसको इसने जो है दबाने का काम किया। तथा आगे देखिए आर्मेनिया व मेसोपोटामिया, आर्मेनिया प्लस मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, इनको युद्ध द्वारा जीत लिया, युद्ध द्वारा जीता। यानी जो आर्मेनिया मेसोपोटामिया था उसको जीत करके साम्राज्य में मिला लिया। जो अफ्रीका के बर्बर जाति के लोग थे उनको विद्रोह को दबाया, डैन्यूब का विद्रोह दबाया। एकिलियस एक व्यक्ति था, थोड़ा सा पावरफुल था, उसको दबाने के लिए सम्राट खुद गया, सीमाओं को सुरक्षित किया। जो आंतरिक विद्रोह थे उनको इसने दबाया। तो इस प्रकार इसने जो है राज्य में शांति लाने का पूर्ण प्रयास किया और शांति आई भी, इसीलिए इसको महान सम्राट कहा गया। अगला कार्य इसके बारे में हम लोग देखेंगे, सेना को सुसंगठित करना। अगला कार्य है सेना को
सुसंगठित करना। और ये कार्य तो बहुत जरूरी है। किसी भी राज्य, जो पहले के जो राजा होते थे, यानी जो राज्य का विस्तार होता था, राज्य की जो शांति होती थी, सुरक्षा होती थी, वो सब सेना पर निर्भर करती होती थी। जिस राज्य की जितनी अच्छी सुसंगठित सेना, ये आप समझ लीजिए कि बाबर की मात्र 12,000 की सेना ने इब्राहिम लोदी की 3 लाख की सेना को हरा दिया। इसका मुख्य कारण जो है वो बाबर की सेना का अनुशासित होना था। तो जिस राज्य की सेना जितनी विशाल और अनुशासित और सुसंगठित होगी, उसका तो स्वयं ज्यादा विस्तार होगा। तो जो राजा इतने बड़े साम्राज्य को संभालेगा, वो सेना को तो सुसंगठित करेगा ही। तो ये देखिए डिक्लोजिएशन ने क्या किया, सेना को सुगठित करने के लिए सबसे पहले क्या किया, राज्य में एक तंत्रात्मक व्यवस्था लागू की। एक तंत्रात्मक व्यवस्था मतलब जो हूं सो मैं, जो मैं कहूंगा वही होगा, अन्य कुछ नहीं होगा। सेना को संगठित किया, सेना को संगठित करने का कार्य किया। देखिए सेना को संगठित किया, संगठित करने के बाद सेना की 50 टुकड़ी बनाई, 50 टुकड़ियां सेना की बनाई, सीमा पर टुकड़ियों को तैनात किया, सीमा पर टुकड़ी तैनात की। और अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा जो प्रांत जिस तरीके से विभाजन हुआ, प्रत्येक प्रांत में 2-2 टुकड़ी रखी, ताकि वहां पर अगर कोई विद्रोह हो सके तो तुरंत जो है उसको तुरंत जो है सेना द्वारा दबाया जाए। ठीक। और एक काम इसने बहुत अच्छा किया कि जो रोम के जो लोग थे उनके लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी थी, सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। और ये तो हमारे हिसाब से सभी जगह होना चाहिए, सारे देशों में होना चाहिए। हमारे यहाँ इस चीज की कमी है। हमारे यहाँ एक बीच में हमारे हिसाब से टाइम पीरियड होना चाहिए 2 से 3 साल का, प्रत्येक बच्चे को सेना में भेजना चाहिए ताकि वो सेना के नियमों को जाने और युद्ध के समय जो है वो देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहे और उसमें राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। तो ये तो सभी जगह होना चाहिए, ये उसने बहुत अच्छा काम किया। आइए आगे इसके कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे। अगला कार्य देखिए आर्थिक नीति। आर्थिक नीति सम्राट की देखेंगे, व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण कार्य किया, महत्वपूर्ण कार्य उसने किया। यानी सम्राट डियोक्लेशियन ने व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। क्या क्या कार्य किया देखिए। पहला कार्य में देख रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य, इसको इसने निश्चित कर दिया। सम्राट अलाउद्दीन खिलजी की तरह विक्रय मूल्य को इसने निश्चित कर दिया। दूसरे, मुद्रा नीति में सुधार किया, मुद्रा नीति में सुधार किया इसने। जो श्रमिक और कर्मचारी होते थे, श्रमिक और कर्मचारी, इनके वेतन में वृद्धि की ताकि इनका जीवन और अच्छे तरीके से चल सके। जो पुरानी कर प्रक्रिया चल रही थी उसको समाप्त किया और नई कर निर्धारण प्रक्रिया शुरू की। यानी कर निर्धारण नया किया, कर निर्धारण जो है इसने नया किया। एक विशेष टाइप का कर चलता था, उसको कहते थे कुलेशियो ग्लेबिशियस, कुलेशियो ग्लेबिशियस। एक नया कर था ये। यह कर उन लोगों पे लगाया जाता था जिनके पास बहुत विशाल भूखंड होता था, बड़ी सी भूमि होती थी, बड़ा लैंड होता था। यानी विशाल भूखंड पर यह कर लगाया जाता था। और एक काम और देखिए, जो भूमि कर था यह नाप के आधार पर लगाया जाता था।
यानी इसने भूमि की पहले नाप करवाई और नाप के आधार पर, जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की नाप करवाई थी, विश्वा प्रणाली शुरू की, और सिकंदर लोधी ने आपने देखा कि गजे सिकंदरी प्रारंभ किया था। तो जो भूमि कर इसने लगाया था वो नाप के आधार पर लगाया था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इसने जो कर था वो सभी के लिए अनिवार्य कर दिया था। जो श्रमिक थे, जो वहां पर व्यापारी होते थे और जो बड़े व्यापारी साहूकार होते थे, नहीं, कर सभी के लिए अनिवार्य कर दिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जब सभी के लिए कर अनिवार्य होगा, सभी लोग कर देंगे, तो राज्य का जरूर से जरूर विकास होगा। तो आर्थिक क्षेत्र में भी इसने बहुत ठोस कदम उठाए, जिससे राज्य का जो है तीव्र गति से विकास हुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे निर्माण कार्य। इसने अपने जीवन रहते हुए कौन कौन से निर्माण कार्य किए, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो इसने निकोमीडिया में एक राजा प्रसाद बनवाया था। निकोमीडिया एक क्षेत्र है, वहां पर राज प्रसाद बने, अपने रहने के लिए बढ़िया से महल बनवाया। राज प्रसाद मतलब रहने के लिए बढ़िया से इसने महल बनवाया था। उसके बाद इसने स्तंभ बनवाए थे, स्तंभ गृह इसने बनवाए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसने स्नान गृह बनवाए, खूब ढेर सारे स्नान गृह बनवाए थे। एक क्षेत्र पड़ता था क्यूरिया, क्यूरिया में इसने नवनिर्माण, नए नए भवन बनवाए थे, नवनिर्माण भवन इसने बनवाए थे। इसके अलावा इसने मिलान और कार्थेज, ये नगर थे, मिलान और कार्थेज नगर को बढ़िया से सुसज्जित करवाया था, एलिजाबेथ की तरह सुसज्जित कराया। जब एलिजाबेथ इंग्लैंड के शासन पे बैठी, गद्दी पर बैठी थी, तो उसने सबसे पहले क्या किया था, बढ़िया से नगरों को सुसज्जित करवाया था। तो इसी प्रकार इसने मिलान और जो कार्थेज नगर थे उनको सुसज्जित कराया। तो निर्माण के क्षेत्र में भी इसने कुल मिलाकर अच्छे कार्य किए। ओवरऑल मैंने जितना आज आपको पढ़ाया है, उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि सम्राट डियोक्लेशियन ने सबसे पहला कार्य क्या किया, पूरे क्वेश्चंस का जो एक सार है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, वो ये है कि इसने रोम को स्थिरता प्रदान की। जो विघटन की स्थिति प्रारंभ हो गई थी उसको खत्म करके इसने रोम को स्थिरता प्रदान की। दूसरा काम क्या किया, जो विद्रोह हो रहे थे, विद्रोह, इस विद्रोह को इसने शांत करने का काम किया, यानी दबाने का काम किया। और जो विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण, इन आक्रमणों को उसने विफल किया, विफल किया और एक सुसंगठित अनुशासित, शब्द कम है, जितने हैं उतने बताए दे रहे हैं, सुसंगठित अनुशासित रोम साम्राज्य की स्थापना की, रोम साम्राज्य की स्थापना की। इसीलिए इसको महान सम्राट डियोक्लेशियन कहा जाता है। जब इसके 20 वर्ष शासन के पूरे हुए, तो 20 वर्ष शासन पूर्ण होने पर सम्राट डियोक्लेशियन ने रोम में जुबली वर्ष मनाया, जुबली वर्ष समारोह मनाया, यानी 20 वर्ष पूरे होने पर इसने रोम में जश्न मनाया, शानदार 20 वर्ष पूरे होने। और 20 वर्ष पूरे होने के बाद इसने राजनीति से स्वतः संन्यास ले लिया। इसने कहा अब मुझे राजा बनने की जरूरत नहीं है, अब दूसरे राजा को आने की जरूरत है। इसने स्वतः गद्दी छोड़ दी, बिना किसी दबाव, अपनी स्वेच्छा के साथ। इसकी गद्दी छोड़ते ही रोम में जो है गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, गद्दी को लेकर के गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। कुछ समय तक गद्दी को लेकर गृह युद्ध चला और अंत में एक नया राजा जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन, वो विजयी हुआ और वो गद्दी पर बैठा, और वह भी सम्राट डियोक्लेशियन की तरह एक महान और योग्य सम्राट था। और उसने उत्तर रोम साम्राज्य की जो परंपरा थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो महान सम्राट
कॉन्स्टेंटाइन के बारे में हम लोग कल नए वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके बाद रोम साम्राज्य का किस प्रकार पतन हुआ, इसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। और इसी के साथ आपका जो प्रथम चैप्टर है यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको पढ़ें, नोट्स बनाएं, तैयारी करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और कोई क्वेश्चंस ना समझ में आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। मुझे फोन भी कर सकते हैं, आप कॉल भी करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।